टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ हिना और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्स फोर्स स्ट्रक्चर्स के टाइप के बारे में। एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी टीम को एक स्ट्रक्चर देना पड़ता है, उसको ना अपनी डिमांड से मीट करने के लिए एक स्ट्रक्चर चूज करना पड़ता है। वो कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? एक होता है प्रोडक्ट बेस्ड सेल्स फोर्स स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा होता है ज्योग्राफिक बेस्ड सेल्स फोर्स स्ट्रक्चर। तीसरा कस्टमर बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड और कॉम्बिनेशन, जिसको हम हाइब्रिड भी बोलते हैं। तो इन सारे स्ट्रक्चर के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी चीज़ों को अचीव करने के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कोई ना कोई तो स्ट्रक्चर चुनना पड़ेगा। अपनी टीम को उसे कैसे स्ट्रक्चर देना है, हाउ टू स्ट्रक्चर आवर सेल्स फोर्स। अगर हमारे पास राइट सिस्टम होगा, वंस यू हैव अ सिस्टम और राइट टैलेंट होगा, तो हम आगे की चीज़ें बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए हमें एक ना एक स्ट्रक्चर तो चुनना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट बेस्ड सेल्स फोर्स स्ट्रक्चर के बारे में। देखो, इसमें क्या होता है ना कि सेल्स पीपल को, जो भी सेल्स पीपल होते हैं जो हमारे सामान को बेचेंगे, उनको एक्सपर्ट बना दिया जाता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट है, जैसे टेक्निकल प्रोडक्ट है या फिर कुछ प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट हैं, या फिर अगर वो सिंगल प्रोडक्ट के साथ भी डील कर रही है, तो वो क्या करेगी, ऐसे स्ट्रक्चर को चुन सकती है जिसमें प्रोडक्ट के रिगार्डिंग बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हो। मतलब हमारे जो सेल्स पीपल हैं, हमारे जो लोग हैं, वो एक्सपर्ट हों प्रोडक्ट को लेके। जब भी वो बाहर जाएं, मार्केट में जाएं, तो कंज्यूमर्स को या कस्टमर्स को इतनी आसानी से अट्रैक्ट कर सके प्रोडक्ट के फीचर्स, यूजर्स, बेनिफिट के बारे में बता के। इधर क्या होता है, जो सेल्स पीपल होते हैं ना प्रोडक्ट बेस्ड सेल्स फोर्स स्ट्रक्चर में, वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। उनको मालूम है कि प्रोडक्ट की वैल्यू कैसी है, वो कम्युनिकेट कर पाते इजीली। उनको ना मास्टर बना देते हैं, ट्रेनिंग वगैरह देके मास्टर बना दिया, भाई तुम्हें प्रोडक्ट के बारे में A to Z पता होना चाहिए, ठीक है। और फिर वो क्या करते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग किस तरीका का प्रोडक्ट उन्हें सोल्ड करना है, उन्हीं के अकॉर्डिंग उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड कर देते हैं। मेरा मतलब सिर्फ इतना है, शायद आपको समझ नहीं आ रहा हो, कि प्रोडक्ट बेस्ड सेल्स फोर्स स्ट्रक्चर्स में क्या होता है। जब एक ऑर्गेनाइजेशन ये वाला स्ट्रक्चर चूज करती है, तो इसमें जो सेल्स पीपल होते हैं वो एक प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। वो जानते हैं कि प्रोडक्ट के क्या वैल्यू है, क्या कैसे वो अपने कस्टमर को बहुत अच्छी तरह से प्रोडक्ट के बारे में इंटरेस्टिंग मैनर में बता के उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये होता है प्रोडक्ट बेस्ड सेल्स फोर्स स्ट्रक्चर, जिसके अंदर प्रोडक्ट से रिलेटेड जो सेल्स पीपल होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। अगर वो एक्सपर्ट हैं, वो प्रोडक्ट के बारे में जब सब कुछ जानते हैं, तो वो अच्छे से प्रोडक्ट के बारे में लोगों को भी तो बता पाएंगे। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जो भी काम है, उनकी जो ड्यूटी है, वो बांट देंगे कि तुम्हें इस तरीके का प्रोडक्ट सोल्ड करना है। अगर कंपनी के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट हैं तो ठीक है, ट्रेनिंग दे दी, एक्सपर्ट बना दिया, अब बोल दिया जाओ मार्केट में हमारे प्रोडक्ट सेल करो। अब तो वो एक्सपर्ट है, अब वो किसी को भी क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एक सेल्स फोर्स स्ट्रक्चर्स ये होता है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। तो इसके एडवांटेज क्या है, देखो, जब ये वाले जो लोग हैं, ये प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। आप ये समझ लो, इनको प्रोडक्ट के बारे में महारत हासिल है, ठीक है। तो ये क्या है, डीप नॉलेज है इनके पास प्रोडक्ट से रिलेटेड और उनकी सर्विस से रिलेटेड। तो ये क्या हो गए, एक्सपर्ट हो गए प्रोडक्ट के लिए। तो पहला एडवांटेज ये है, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये वाला स्ट्रक्चर अपनाती है, प्रोडक्ट बेस्ड सेल्स फोर्स स्ट्रक्चर अपनाती है, तो उसके पास एक्सपर्ट होंगे जो प्रोडक्ट के डीप नॉलेज रखते होंगे, ठीक है। जब मार्केट में परचेज रेट बहुत ज़्यादा हाई है और लोगों की जो खरीदने की कैपेसिटी है वो भी हाई है, तो ऐसे केस में क्या रखना चाहिए, हमें प्रोडक्ट बेस्ड सेल्स फोर्स स्ट्रक्चर रखना चाहिए। जो कंपनी अगर ज़्यादा प्रोडक्ट बेच रही है और लोगों की वो खरीदने की क्षमता भी ज़्यादा है, तो ऐसे केस में भाई तुम प्रोडक्ट बेस्ड सेल्स फोर्स स्ट्रक्चर रखो, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड सेल्स फोर्स स्ट्रक्चर रखोगे तो वो तो एक्सपर्ट है ही, और ज़्यादा बिकवाएंगे आपके प्रोडक्ट को। तीसरा है मल्टीपल प्रोडक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि हम मल्टीपल प्रोडक्ट के साथ भी डील कर सकते हैं, उनको सेल कर सकते हैं। क्योंकि भले ही इसमें प्रोडक्ट मल्टीपल है, लेकिन जो सेल्स पीपल है ना, वो प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। उन्हें मालूम है कैसे बेचना है, कैसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है। जब वो एक ही सेल्स पीपल मल्टीपल प्रोडक्ट बेचेगा, एक ही सेल पीपल अपनी टेरिटरी के अंदर एक ही सेल पीपल मल्टीपल प्रोडक्ट बेच सकता है इस स्ट्रक्चर के अंदर, तो इससे क्या होगा, कॉस्ट बचेगी और जो टाइम होगा वो बचेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग सेल्स पीपल रखना पड़ेगा, नहीं, मल्टीपल प्रोडक्ट के साथ भी डील कर सकते हैं, वो एक्सपर्ट हैं,
ठीक है, अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। तो इस वाले में ना प्रोडक्ट बेस्ड सेल्स फोर्स स्ट्रक्चर में लोगों की नीड्स एंड वांट्स को समझा नहीं जाता, बस फोकस किया जाता है प्रोडक्ट के फीचर, प्रोडक्ट के फीचर, प्रोडक्ट के फीचर। जो कस्टमर की क्या वांट है, क्या नीड है, इससे कोई मतलब नहीं है भाई। हमें प्रोडक्ट के बारे में डीप नॉलेज होनी चाहिए, बस ये है। हायर कॉस्ट, अब उसको स्पेशलाइज बनाना है, एक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इतनी नॉलेज देनी है तो उनकी ट्रेनिंग का खर्चा, इसका खर्चा, उसका खर्चा, उनको एक्सपर्ट बनाने के लिए भी तो खर्चा आएगा, तो इसमें हायर कॉस्ट भी इन्वॉल्व है। एंड थर्ड है कि डुप्लीकेशन हो सकता है। क्या पता एक टेरिटरी के अंदर भले ही जो एक सेल्समैन है वो अप्रोच कर रहा है एक कस्टमर को, क्या पता दूसरा वाला सेल्समैन आके इसी सेम कस्टमर को अप्रोच कर दे, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी हो सकता है। ठीक है, तो ये वाले चांसेस भी होते हैं। तो प्रोडक्ट बेस्ड सेल्स फोर्स स्ट्रक्चर में सिर्फ इतना है कि जो सेल्स फोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उनकी जो एक्टिविटीज़ है वो प्रोडक्ट से, किस तरीके का प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड की जाती है। उनको एक्सपर्ट बना के सेल करवाया जाता है वो, और एक सेल पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को क्या कर सकता है, प्रमोट कर सकता है एक ही बार में, सिंगल सेल कॉल में ही प्रमोट करता है। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना है कि सेल्स पीपल एक्सपर्ट होता है एक प्रोडक्ट की रिगार्डिंग। अब बात करते हैं दूसरे की, ज्योग्राफिक बेस्ड की, जो जिसको हम टेरिटोरियल सेल्स फोर्स भी बोलते हैं, सेल्स फोर्स स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, इसका ज्योग्राफिक बेस्ड सेल्स फोर्स स्ट्रक्चर का दूसरा नाम क्या है, टेरिटोरियल सेल फोर्स स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर क्या होता है, अभी हमें इतना समझ में आया था प्रोडक्ट में प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफिक मतलब एक एरिया, एक जगह। ठीक है, तो इसमें जो सेल्स फोर्स स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ये बनाया जाता है किसको देखते हुए, सर्टेन ज्योग्राफिक एरिया को देखते हुए। मतलब कि इसमें हर एक सेल्स पर्सन को एक सेपरेट अलग टेरिटरी डिसाइड कर दी जाती है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये वाला सेल्समैन इस वाले एरिया के अंदर सेल करेगा, ये वाला सेल्समैन इस वाले अंदर एरिया के अंदर सेल्स करेगा, ये वाला सेल्समैन इस वाले एरिया के अंदर सेल्स करेगा, और ये वाला सेल्समैन इस वाले एरिया के अंदर सेल करेगा। ज्योग्राफिक में क्या कर दिया, सबको सेपरेट टेरिटरी दे दी, सबको सेपरेट एरिया दे दिया, सबको सेपरेट जगह दे दी कि तुम दिल्ली में सेल करो, तुम यूपी में सेल करो, तुम आंध्र प्रदेश में सेल करो, ऐसे मतलब अलग अलग उनको जगहें दे दी, सेपरेट टेरिटरी दे दी। ठीक है, ये सिर्फ जस्ट एक एग्जाम्पल था, ये यूपी दिल्ली वाला। ठीक है, और अब ना हर एक टेरिटरी को संभालने वाला कौन होगा, रीजनल और जोनल मैनेजर होगा। इन सबका जो हेड होगा, जो पर्टिकुलर एक टेरिटरी को संभाल रहा होगा, वो कौन होगा, रीजनल मैनेजर या जोनल मैनेजर। ठीक है, और ये वाला जो सिस्टम है ना, ये बहुत जगहों पर, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मतलब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इस सिस्टम को अपनाती हैं, इस सेल्स फोर्स स्ट्रक्चर को अपनाती है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला सिस्टम है। ठीक है, अब क्या होता है कि इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो किसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर दी जाएंगी, वहाँ के एरिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये कौन सी कंपनी के लिए सुटेबल है, कौन सी कंपनी इस वाले स्ट्रक्चर्स को अपना सकती है, जिनके पास प्रोडक्ट लाइन मैच्योर है, मतलब ऐसा प्रोडक्ट है उनके पास जिसकी सेल ना बहुत आम हो गई है, लोग खरीदते हैं, वो इंट्रोडक्शन फेज पे नहीं है, मतलब कि अभी नया नया मार्केट में नहीं आया है, मतलब सेल होने लगी है, अच्छी खासी सेल हो गई है, वो मैच्योर हो चुका है प्रोडक्ट। तो ऐसा प्रोडक्ट जो मैच्योर हो चुका है, जिसके बारे में लोग जानने लगे हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट के लिए हम कौन सा सेल्स फोर्स स्ट्रक्चर चुन सकते हैं, ज्योग्राफिक बेस्ड सेल्स फोर्स स्ट्रक्चर चुन सकते हैं। मतलब जिसमें हमने सेल्स पीपल को अलग अलग सेपरेट टेरिटरी असाइन कर दी है, और उसी के हिसाब से हमने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी डेलीगेट कर दी है, मतलब बांट दी है। ठीक है, सारे सेल्स फोर्स के अंदर। और अगर इसके एडवांटेज की बात करें और डिसएडवांटेज की बात करें, तो देखो सबसे पहला जो इसका एडवांटेज है, रिड्यूस टाइम एंड एक्सपेंस ऑफ ऑन ट्रैवल। इसमें क्या होता है कि जो ये वाला सेल्समैन ये वाली टेरिटरी को बहुत अच्छे से संभाल सकता है। ठीक है, ये इसके पास पड़ती है, ये इसके घर के पास है, ये जानता है इस एरिया के लोगों को, इस एरिया के बारे में जानता है, सारी गलियाँ सब कुछ जानता है कि कहाँ कैसे सेल कौन खरीद सकता है, किसका क्या बाइंग मोटिव है, किसका क्या बाइंग डिसीजन हो सकता है। तो ये सारी बातें ये सेल्स पर्सन जानता है, क्योंकि हमने इसको जब टेरिटरी असाइन करी थी इसलिए ही तो करी थी क्योंकि ये इसके लिए बेहतर थी, क्योंकि ये शायद इसमें एक्सपर्टीज़ था। अगर ये वाले सेल्समैन को ये वाली टेरिटरी दी गई थी क्योंकि ये इसमें एक्सपर्ट था, ये इसके घर के पास थी, ये सब कुछ ये कर सकता था, तो इससे क्या होगा, जब इसके घर के पास पड़ रही है, जब इसको टाइम कम लग रहा है पहुंचने में, गाड़ियों का खर्चा नहीं हो रहा है, और ये सबको जानता है, समझ सकता है, और गलियों में घूमने की जगह टाइम वेस्ट नहीं होगा, ये सब कुछ मैनेज कर सकता है, तो ऐसे में क्या होगा, जो टाइम होगा और एक्सपेंस होगा वो कम लगेगा ट्रैवल पे। ठीक है, क्योंकि हमने जब टेरिटरी असाइन की थी तो कुछ देखकर ही तो की थी कि अच्छा इसके लिए ये बेहतर होगी, कुछ तो सोचा ही था। ठीक है, दूसरा है
कि हम इसमें क्या करते हैं, डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बांट देते हैं सेल्स पर्सन के बीच में इक्वल। ये वाली टेरिटरी का अगर ये सेल्स पर्सन है तो इसके बीच में बांट दी, दूसरी वाली टेरिटरी का दूसरा सेल्स पर्सन है। तो मतलब इसमें मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या होता है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बांट देते हैं इक्वली बांट देते हैं इक्वली। और इससे क्या होता है, जब हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट दी हर एक सेल्स पर्सन के बीच में, तो वो क्या करेगा, जब सबके पास सब सेपरेट एरिया होंगे तो वो पूरे मार्केट को, एंटायर मार्केट को कवर कर लेगा। एंड फोर्थ पॉइंट है, इससे क्या होगा, बेटर रिलेशनशिप, क्योंकि वो जो लोकल पीपल है ना, लोकल पीपल के बारे में वो बहुत अच्छे से जानते हैं, सेल्स पीपल बहुत अच्छे से जानते हैं। वो जानते हैं कि यहाँ पे इनकी क्या लोकल रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको बेटर तरीके से वो डील कर सकते हैं। जब बेटर तरीके से वो डील कर सकते हैं, उनकी लोकल कंडीशन को, लोकल रिक्वायरमेंट्स को मैच कर सकते हैं, तो क्या होगा, इससे उनके और पीपल के जो कस्टमर है उनको सेटिस्फेक्शन मिलेगा और रिलेशनशिप क्या होंगे, बिल्ड होंगे। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। इसमें क्या होता है, हम स्पेशलाइज ट्रेनिंग नहीं देते, जैसे कि हम प्रोडक्ट में देते थे ना, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग स्पेशलाइज ट्रेनिंग देते थे, एक्सपर्ट बना देते थे उन्हें, लेकिन इसमें एक्सपर्ट नहीं बनाते। इसमें तो बस हम टेरिटरी असाइन करते हैं जिनके लिए जो भी सुटेबल होती है। तो पहला डिसएडवांटेज तो इनका यही है कि इनको प्रोडक्ट के बारे में उतनी नॉलेज अच्छी खासी नहीं होती। यहाँ पे जो सपोर्ट नहीं होता स्टाफ का, वहाँ पे तो एक ही टेरिटरी में वो प्रोडक्ट के से बेच रहे थे, लेकिन यहाँ पे टेरिटरी अलग अलग कर दी, तो जो स्टाफ का सपोर्ट है वो नहीं मिल पाता नॉन सेलिंग एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे कि मार्केट रिसर्च कर रहे हैं हम, एडवर्टाइजिंग के लिए, सेल्स प्रमोशन के लिए, ऐसी सारी एक्टिविटीज़ के लिए, मार्केट रिसर्च के लिए हमें सपोर्ट नहीं मिल पाता स्टाफ का। पुअर कोऑर्डिनेशन होता है डिफरेंट लाइन के बीच में, डिफरेंट एक्टिविटीज़, जो सेलिंग एक्टिविटी अलग अलग बंदा कर रहा है, तो पुअर कोऑर्डिनेशन है क्योंकि हर कोई अपनी टेरिटरी में बिजी है। ठीक है, अब बात करते हैं मार्केट बेस्ड स्ट्रक्चर और कस्टमर बेस्ड स्ट्रक्चर की। एक में था प्रोडक्ट के लिए एक्सपर्ट बना दिया, एक में था कि वो टेरिटरी के लिए एक्सपर्ट बना दिया, वो उसमें एक्सपर्ट थे, वो अच्छी खासी टेरिटरी को जानते थे, इसलिए हमने सेल्स पीपल उनकी मतलब उन्हीं के हिसाब से टेरिटरी उनको दे दी। अब है मार्केट बेस्ड कस्टमर सेल्स फोर्स स्ट्रक्चर। इस मॉडल के अंदर क्या होता है, जो सेल्स फोर्स बांटी जाती है, बनाई जाती है ना, वो एक सर्टेन टाइप ऑफ कस्टमर के लिए बनाई जाती है। ठीक है, ये मतलब कि ये वाला सेल पर्सन इसी तरह के पीपल को क्या करेगा, टारगेट करेगा, और ये वाला जो सेल पर्सन होगा ये सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट करेगा, इस तरह के पीपल को टारगेट करेगा। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, सेल्स फोर्स को डिवाइड करते हैं किसके बेसिस पे, कस्टमर्स की नीड के बेसिस में। यहाँ का जो एरिया है, यहाँ के जो कस्टमर हैं, उनकी नीड शायद ये हो सकती है, तो ये कौन करेगा, ये वाला सेल्स पर्सन हैंडल करेगा इनकी नीड को, ये सारे कस्टमर्स को ये वाला सेल पर्सन हैंडल करेगा। और ये वाला जो सेल पर्सन है ये इनकी नीड्स को हैंडल करेगा और इस सर्टेन काइंड ऑफ कस्टमर्स को हैंडल करेगा। ठीक है, जो स्पेसिफिक कस्टमर ग्रुप को स्पेसिफिक अटेंशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनकी जो नीड होती है वो अलग अलग होती है। अब जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि ये है मुसलमानों वाला एरिया, यह है हिंदू वाला एरिया, तो ये इनको नॉनवेज की नीड है, तो ये वाला कस्टमर हमने इसलिए अपॉइंट किया इनकी नीड के हिसाब से, ये इनकी नीड को समझेगा, इनके सर्टेन काइंड्स ऑफ कस्टमर को समझ के इनके साथ डील करेगा। ये है हिंदू वाला एरिया, इनको चाहिए सब्जियाँ, तो ये इनकी नीड को समझ के इनके हिसाब से डील करेगा। तो हर एक कस्टमर की जो नीड होती है, उनकी जो वांट होती है वो अलग अलग होती है, और उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, सेल्स फोर्स को डिवाइड कर देते हैं ताकि वो सर्टेन टाइप ऑफ कस्टमर्स के साथ डील कर सकें उनकी नीड को समझते हुए। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एडवांटेज की। सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है इसका कि ये कस्टमर की नीड के हिसाब से काम हो रहा है। ठीक है, तो हम कस्टमर की नीड को समझ पाएंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है कि हम कस्टमर की नीड को समझ पा रहे हैं। ठीक है, जब नीड समझ पा रहे हैं तो हम उनको पूरा सेटिस्फाई भी तो कर रहे हैं। जब उनकी नीड को समझ लिया, नीड के हिसाब से काम कर लिया, तो वो तो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो ही जाएंगे, और जब पूरी तरह से वो सेटिस्फाई हो जाएंगे तो उनके साथ तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, है ना। और उनकी हम जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं उनके हिसाब से उनको प्रोडक्ट भी ऑफ़र कर पाएंगे। तो ये था उसके एडवांटेज। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। तो इसमें हायर कॉस्ट इन्वॉल्व है, क्योंकि कस्टमर के हिसाब से काम करना, हर एक कस्टमर की नीड को समझना और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, तो इन सब में जो पैसा लगता है वो बहुत सारा लग जाता है। और इसमें क्या हो सकता है, ज्योग्राफिक डुप्लीकेशन भी हो सकता है। मतलब एक टेरिटरी के अंदर अलग अलग लोग जा सकते हैं, है ना।
मतलब एक टेरिटरी के अंदर ही सेल्समैन जा सकते हैं, जो ज्योग्राफिक डुप्लीकेशन भी हो जाता है। और यहाँ पे ना कोऑर्डिनेशन की कमी होती है, क्योंकि हर एक अलग अलग बंदे को, अलग अलग सेल्स फोर्स को अपना अपना मतलब अपना अपना कस्टमर मिला है, तो इससे उन दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है उसकी कमी हो जाती है। और यहाँ पे ना सेल्स पर्सन को प्रेशराइज भी किया जाता है कभी कभी स्पेशल फेवर्स के लिए। कोई कस्टमर कहता है हमें इतने प्राइस में चाहिए, इतना ही डिस्काउंट चाहिए। कंपनी की भी तो कुछ पॉलिसीज़ वगैरह हैं कि वो इतना ही डिस्काउंट दे सकती है, लेकिन कुछ कस्टमर प्रेशराइज करते हैं सेल्स पर्सन को प्राइस डिस्काउंट के लिए। तो ये सारी डिसएडवांटेज इसके हैं, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, उनके हिसाब से हमने सेल्स फोर्स डिवाइड की थी। और इसका दूसरा नाम क्या था, मार्केट बेस्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जो है कॉम्बिनेशन। ये सबसे तगड़ा और सबसे मज़ेदार स्ट्रक्चर है। ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन जब सेल्स फोर्स स्ट्रक्चर्स अपनाती है तो वो ये देखती है कि एक मार्केट, मतलब हमारे पास जो अवेलेबल है, प्रोडक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर है, कस्टमर बेस्ड स्ट्रक्चर है, ज्योग्राफिक बेस्ड स्ट्रक्चर है, क्यों ना हम इन सब के ही फ़ायदे उठा लें, क्यों ना इन सब का कॉम्बिनेशन ले लें। तो जब हर एक स्ट्रक्चर का कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन लिया जाता है, किसी का, जैसे हमने क्या कर दिया, ज्योग्राफिक सेपरेट ज्योग्राफिक एरिया तो डिसाइड कर दिया, पर हमने उनको स्पेशलाइज ट्रेनिंग भी दे दी, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग एक्सपर्ट भी बना दिया। ठीक है, और हमने ये भी असाइन कर दिया उनको कि तुम सर्टेन टाइप ऑफ कस्टमर के साथ डील करोगे। तो ये सारा क्या बन गया, कॉम्बिनेशन ही तो बन गया, वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन बन जाता है। यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन जो पैसे वाली है, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए क्या ही दिक्कत वाली बात है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बेस्ड सेल्स फोर्स स्ट्रक्चर का भी यूज़ किया जा सकता है, और उसका दूसरा नाम क्या है, हाइब्रिड। और इसमें क्या होता है, सबके मेरिट्स को, जितने भी सारे स्ट्रक्चर थे उनके मेरिट को ले लिया जाता है और सारे डीमेरिट को एलिमिनेट कर दिया जाता है। सबके कुछ ना कुछ डीमेरिट थे ना, तो उन सबको एलिमिनेट कर दिया जाता है। और ये लार्ज, जहाँ पे कंपनी के पास लार्ज सेल्स फोर्स है और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इफेक्टिव हो सकता है। ये बहुत सारी फ्लैक्सिबिलिटी ऑफर करता है। कैसे, क्योंकि हम इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम उसमें कस्टमर बेस्ड की भी चीज़ें ले सकते हैं, ज्योग्राफिक बेस्ड की भी चीज़ें ले सकते हैं, और प्रोडक्ट बेस्ड की भी चीज़ें ले सकते हैं, और अपने हिसाब से एलिमिनेट कर सकते हैं, मेरिट को रख सकते हैं। तो पहला तो एडवांटेज यही है कि फ्लैक्सिबिलिटी देता है। दूसरा कि जितने भी सबके अभी तक तुमने एडवांटेज पढ़े हैं, एक एक पॉइंट एक्सपर्टाइज इन अ प्रोडक्ट पढ़ा था, है ना, प्रोडक्ट बेस्ड में, कस्टमर बेस्ड में कि कस्टमर्स की नीड्स पूरी हो रही है, बेटर रिलेशनशिप बन रहे हैं, और ज्योग्राफिक बेस्ड में पढ़ा था कि सेपरेट टेरिटरी असाइन हो रही है, तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं हो रहा। ये सारे एडवांटेजेस जितने भी पढ़े थे अब तक, ये सारे स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस इसके अंदर आ सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं। और डिसएडवांटेज की बात करूँ तो डिसएडवांटेज में भी यही होगा, अभी तक जितने भी स्ट्रक्चर पढ़े उनके जितने भी डिसएडवांटेज पढ़े वो सारे इसमें घुसेड़ दो, क्योंकि भाई जब ये अलग अलग प्रोडक्ट अपनाएंगे तो उनके डिसएडवांटेज भी तो आएंगे ना, क्योंकि सबके सेल्स फोर्स स्ट्रक्चर के डिसएडवांटेज थे। और देखो, ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक कॉम्बिनेशन, मतलब इसको इम्प्लीमेंट करने में, इसको लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। जब हम सारे स्ट्रक्चर के मेरिट को निकालेंगे, तो उनको अपनाएंगे, ऐसा सेल्स फोर्स स्ट्रक्चर बनाएंगे अपनी कंपनी के लिए, तो सोचो प्रैक्टिकली ये सब चीज़ों में कितना टाइम लग जाएगा। तो उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत टाइम लग जाता है, इसमें कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आती है, और कोऑर्डिनेट करना अलग अलग स्ट्रक्चर्स के साथ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और इसमें हमें लार्ज नंबर ऑफ स्टाफ की ज़रूरत है जिसके पास अच्छी स्पेशलाइज्ड स्किल हो। तो ये सारे इसके डिसएडवांटेज थे। अब बात करते हैं एक्टिविटी बेस्ड और फंक्शन बेस्ड की, ये लास्ट है हमारा। इसके अंदर क्या होता है, हम जो भी सेल्स पर्सन जिस भी एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज है उसके पास, काम के हिसाब से हम क्या करते हैं, चीज़ों को बांट देते हैं। सेल्स टीम को, सेल्स फोर्स को कैसे बांट रहे हैं, काम के हिसाब से बांट रहे हैं, उनके फंक्शन के हिसाब से बांट रहे हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसको लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। इस मॉडल के अंदर क्या होता है कि जो ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ है ना, उनको ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है उनके फंक्शन के हिसाब से। जो भी वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे, सेल्स पीपल जो भी फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो उनके हिसाब से हम उनको बांटेंगे। ठीक है, कि ये वाली टीम ये वाला काम करेगी, ये वाली टीम ये वाला काम करेगी, ये वाली टीम ये वाला काम करेगी। और इस टीम में जब हम ग्रुप करते हैं एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में, तो वो उन एरिया में
जिसके लिए भी हमने चुना है ना ये वाला काम ये टीम करेगी, तो वो उसी एरिया में क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। तभी तो हमने चुना कि वो ये वाला फंक्शन परफॉर्म करेगी, तो वो क्या हुए, एक्सपर्ट हुए उस वाले फंक्शन के अंदर। तो इनमें फंक्शन के हिसाब से हम अपनी सेल्स टीम को बांटते हैं, ठीक है। तो इसके एडवांटेज की बात कर लें तो एडवांटेज हमने बताया ना कि वो एक्सपर्ट थे उस एरिया में, तो स्पेशलाइजेशन मतलब वो स्पेशलाइज हैं उस एरिया में, उस काम में वो बहुत अच्छे से करना जानते हैं, वो बहुत अच्छे ढंग से कर लेते हैं। और जब वो अपने अपने एरिया में स्पेशलाइज हैं तो यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग होती है वो भी बहुत जल्दी होने लगती है। वो आसानी से अपना अपना डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि हमने उनके काम के हिसाब से बांट दिया। अब उन्हें काम करना है तो अब उन्हें किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, ऊपर से ऑर्डर आएगा, इन सब चीज़ों का वेट नहीं करना पड़ेगा। उन्हें पता है ये उनका काम है, ये वो खुद कर लेंगे, तो अब उससे रिलेटेड डिसीजन भी वही ले लेंगे। और ये बहुत लेस एक्सपेंसिव होता है, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता। अगर इसकी डिसएडवांटेज की बात करूँ तो इसमें बहुत सारे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। आपस में अलग अलग टीम बना दी है तो इसमें हमें बहुत हाईली कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत है, आपस में बात करने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये डिपेंडेंसी अदर डिपार्टमेंट पे डिपेंड भी रहता है। जैसे कि सपोज करो कि परचेज वाले डिपार्टमेंट ने सामान परचेज ही नहीं किया, तो सेल डिपार्टमेंट कैसे बेचेगा उसे, और बनाने वाला डिपार्टमेंट कैसे बनाएगा उसे। तो इन सब के लिए एक दूसरे डिपार्टमेंट पे ज़रूर मतलब डिपेंड होना पड़ता है। भले ही वो अपने डिपार्टमेंट के डिसीज़न को आसानी से क्विक वे में ले सकते हैं, लेकिन और काम के लिए दूसरे डिपार्टमेंट पे डिपेंड होना पड़ता है, ठीक है। तीसरा डिसएडवांटेज है कि इसमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ज़्यादा टेंशन दी जाती है। यही थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो। अगर समझ में आई हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।